नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर आपको बोलना होगा, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है हमसे ही, लेकिन हमारे देश के सीमा के बाहर रह रहे हमारे भाइयों से। हम आज के बिंदास में आपको पूछ रहे सवाल कि हमारी जो प्रतिभाएं, हमारे जो शक्तिशाली भाई देश के बाहर रहते हैं, जिनको हम एनआरआई कहते हैं या अप्रवासी भारतीय कहते हैं, ऐसे लोगों का, उनके प्रतिभा का, उनके सृजन का, उनके शक्ति का, उनके सामर्थ्य का भारत सरकार उपयोग लेने में नाकामयाब तो रही है, उल्टा उनके प्रति उदासीनता ही ज्यादा नजर आ रही है। तो ये आज का सवाल है और इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें हमेशा की तरह बेखौफ होकर कॉल करके बता सकते हैं। आज के इस पूरे घंटे के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे जेसी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है बिंदास में। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और शर्मा जी पूर्व विदेश सचिव है। भारत के सरकार ने, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, जब प्रवासी दिवस शुरू किया तो ये कल्पना भी शर्मा जी की है। साथ में इस प्रवासी अवार्ड जो दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी भी कल्पना आपकी थी और ओवरसीज सिटीजनशिप की भी कल्पना आप ही की थी। इस आज के विषय के सबसे बड़े जानकार के रूप में हमारे साथ जेसी शर्मा जी जुड़े रहेंगे। साथ में हमारे साथ ह्यूस्टन से आए हुए मूलतः भारतीय रमेश शाह जी जुड़े रहेंगे। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार भैया। रमेश शाह जी टेक्सास स्टेट में ह्यूस्टन में रहते हैं और भारतीय प्रवासियों के लिए विशेष काम वहां पर करते हैं। साथ में एकल विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भारत के लोगों के, भारतीय लोग जो अमेरिका में खास करके रहते हैं, उनकी जो समस्या है उसको लेकर भारत सरकार को जगाने, चेताने और आपका हमारा समर्थन लेने भारत के दौरे पर आए। आपके भी हम कॉल लेंगे और आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। एक भारतीय नागरिक जो रोजगार के लिए विदेश में रहता है और वहां पर रहकर देश का नाम रोशन करता है, मगर आज सरकार एनआरआई को लेकर बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रही है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर जापान, वियतनाम, चीन, फिलीपींस और सिंगापुर के विकास में एनआरआई अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज के दौर में ये एनआरआई प्रतिभाशाली, उत्साही और मेहनती हैं। इन्हीं के दम पे आज इन देशों में एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ नामी गिरामी कंपनियां फल फूल रही हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ ये भारतीय पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, मगर प्रवासी भारतीयों को भारत सरकार से सहयोग नहीं मिलता रहा है। अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई को ऐसा एहसास होता है कि वे अपने ही देश में कोई अजनबी हैं। भारत में इनकी उपेक्षा से प्रवासी भारतीयों को कई तरह की दिक्कतें भी पेश आती हैं। आज प्रवासी भारतीयों का दर्द यहीं खत्म नहीं हो जाता। कदम कदम पर उन्हें अपने देश में अजनबी होने का एहसास कराया जाता है। जब भी वो भारत आते हैं तो वापसी पर हवाई अड्डे के अधिकारी उनसे सवाल पूछते हैं, इतने दिनों तक भारत में क्यों रहे। आज एनआरआई के साथ पत्नियों, बच्चों के अपहरण, विदेशी गोद लेने और किराए के रिश्तों आदि का सामना करना पड़ रहा है। आज एनआरआई अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर है। आज दुनिया के हर कोने में एनआरआई मौजूद हैं। भारतीय एनआरआईओं ने अपने व्यापार को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास और कठिन काम करने के साथ अपने आप को स्थापित किया है। आज एनआरआई देश छोड़ना शुरू कर चुके हैं। विशेष रूप से पंजाब, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों में इनका पलायन लगातार जारी है। इसका एकमात्र कारण आज की सरकार है, जो एनआरआई के महत्व को नहीं समझ रही। आज एनआरआई कई कीर्तिमान स्थापित करने और अपने देश का नाम और प्रसिद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर ये खुद अपने ही देश से अलग हो रहे हैं और वो अपने देश के साथ अपने संबंधों को भी भूल गए हैं। एनआरआई जब भी वे अपने देश में लौटते हैं तो वो मंदिरों को बनवाने, स्कूल की इमारत के लिए अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दान करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा से ही अपनी मातृभूमि के लिए एनआरआई खुद अपनी मातृभूमि का सबसे अच्छा बेटा साबित होने के लिए तैयार रहते हैं। एनआरआई हर क्षेत्र में लाखों डॉलर का निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रशासनिक माहौल ऐसे हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आज के दौर में मौजूदा सरकार एनआरआई के ऊपर बिल्कुल उदासीन नजर आ रही है। बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी भारतीयों को अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। उनके साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा भी एक कारण शामिल है। आज उनके प्रयासों का सम्मान करने की जरूरत है, ताकि आज भारत जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का सपना देख रहा है उसे पूरा किया जा सके, और साथ ही भारतीय प्रशासन को भी उन्हें उचित तरीके से मदद मुहैया कराने की जरूरत है। यही है आज के बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। कहते हैं कि माँ को बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो दूर रहकर घर चलाने के लिए मदद करता है। ऐसे
भारत माँ के ये बेटे दुनिया के हर कोने में बैठे हुए हैं। ऐसा हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया पर सूरज भारतीय लोगों का सूरज दुनिया पर कहीं भी कभी भी नहीं डूबता है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर भारतीय लोग प्रतिभा के साथ, संपन्नता के साथ ना रहते हों और वहां के देश के विकास में निर्णायक भूमिका ना निभाते हों। आइए हम चलते हैं पहले रमेश जी के पास। रमेश जी, मुद्दा हमने आपके सामने रखा है, दो लोगों की भी प्रतिक्रिया इसमें आएगी, सरकार की तरफ से भी हम चाहेंगे कि कोई लाइव में आए और वो भी प्रतिक्रिया दे। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या सरकार उदासीन है? सरकार आम जो भारतीय वहाँ रहता है उस पर उदासीन तो है, लेकिन उसकी डिग्निटी नहीं रखता है। और उसका एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 2010 में सरकार ने जो पासपोर्ट रिनेंशिएशन का जो लॉ लगाया, उसमें जो तकलीफें दी, उसमें जो कायदे बनाए और उसमें जो फीस लगाई, और वो भी रिट्रोएक्टिवली, उसमें वो भूल गए कि रिट्रोएक्टिव करने से कोई फ़ायदा होता है क्या। और उसके साथ हमारे साथ कुछ भी डायलॉग होते, बात होती, तो हम भी सम्मत हैं। कोई भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आज एक भी भारतीय जो बाहर रहता है, खास करके अमेरिका में 3 मिलियन में, उसमें किसी को भी ऐसी शंका नहीं है कि हम भारत की सुरक्षा के लिए चिंता न करें। आपको मालूम होगा जब बॉम्ब का आप लोगों ने यहाँ वो पोखरण में किया था अनुस्फोट, तब सारे भारतीय सारी दुनिया में एक साथ खुश हो गए थे, क्योंकि उनको भी चाहिए था कि आप भी एक शक्तिशाली देश बन सको। हमारी यही इच्छा है कि ये जो एनआरआई का जो प्रॉब्लम है, खास करके मैं एनआरआई नहीं बोलता क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिनको ये वीसा के लिए, उनके ओसीआई के लिए जो परेशानी हो रही है और उसके लिए जो तकलीफें और उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिसमें उनका डिग्निटी नहीं रहती है, उसका इज्जत नहीं रहता है, उसकी कुछ रिस्पेक्ट नहीं रहता है। बिल्कुल, हम ऐसे सारे मुद्दे आपके पास दोबारा आकर जानना चाहेंगे। हम चलते जेसी शर्मा जी के पास। शर्मा जी, आपने तो बड़े अच्छे विचार के साथ संकल्पना लाई, प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया, लेकिन अब तो यह केवल कर्मकांड तक बचा हुआ, ऐसा लगता है। निस्संदेह जो शुरू में जिस प्रकार प्रवासी दिवस की परिकल्पना हमने की थी, आज दुर्भाग्यवश वो बदल गया है। अब लोगों की रुचि नहीं रही है उतनी प्रवासी दिवस में, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल रूटीन हो गया है, हर बार वही चीज हो रही, कोई नई सोच, कोई नया विषय प्रवासी दिवस में नहीं आ रहा है। दूसरा, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इसमें भी राजनीति आ गई है। जो आप देखेंगे कि पहले 2 प्रवासी दिवस में भारत के हर विचारधारा के लोगों को उसमें भाग लेने का अवसर मिला। कई पैनल्स पे ऐसे गणमान्य लोग थे जो सरकार से सहमति नहीं रखते थे, जो सरकार के विरोध में थे, परंतु उसके बाद अब जो है, दुर्भाग्य की बात है कि जब से यूपीए सरकार आई है, केवल यूपीए के समर्थक ही प्रवासी दिवस के पैनल्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बिल्कुल जेसी शर्मा जी, एक आपके बात से सहमत होती हुई सोशल नेटवर्किंग साइट की फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, दर्शकों से भी बताना चाहूंगा। यहां पर मुनमुन पटेल वॉशिंगटन डीसी से कह रहे हैं कि भारत सरकार के विदेश मामले के जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो गुजरातियों को केवल नरेंद्र मोदी के ही लोग मानकर अपमानित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पहली बात देखिए, ऐसा है कि गुजराती समाज जो है प्रवासियों में सबसे बड़ा समाज है, अधिकतर संपन्न भी समाज है, और उसके अलावा मेरी राय यह है कि हर प्रवासी महत्वपूर्ण है, उसको आदर मिलना चाहिए, उसको समानता से देखना चाहिए, और ये भेदभाव इस प्रकार का बहुत अनुचित है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी राजनीति लाई गई है कि ऐसा समझा जाता है कि वो जो है या तो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक है या भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, प्रवासी को हमें इस प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण से ना तो देखना चाहिए, ना विभाजित करना चाहिए। वो सब भारत के प्रति जो भी प्रवासी सद्भाव रखता है, जो भारत की उन्नति में भागीदार बन सकता है, उस सबसे सहयोग लेना, ये हमारी नीति होनी चाहिए।
ये तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि केवल एक पार्टी की सरकार है। ये निश्चित है, जैसे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, तो ये तो अच्छी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, आप यदि देखें तो पहले 2 प्रवासी दिवस में पूरा भाग लिया गया था जो सरकार से जिनकी मत बिल्कुल अलग है, ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ भी यहाँ पर और भी कई प्रतिक्रिया सोशल नेटवर्किंग साइट पर आई है और एसएमएस भी आ रहे हैं। एक प्रतिक्रिया में, शायद ये प्रतिक्रिया सूरत गुजरात से है, इसमें कहा गया है कि भारत के सिक्योरिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब हर व्यक्ति के प्रति आप आतंकवादी के निगाह से देखें, ये भी उचित नहीं है। रमेश जी, शायद आपने जो बात थोड़ी देर पहले कही थी कि अपमानजनक ट्रीटमेंट दी जाती है, क्या ये सिक्योरिटी के मामले में है या और मामले में भी है? और खास करके हम लोग तो वीसा के, OCI के, PIO के लिए जाते हैं और उनमें जो उन्होंने जो स्थिति लगाई, वो स्थिति एकदम ऐसी लगा दी कि 6 महीने में तो लोग परेशान हो गए। उन्होंने वीसा के लिए अप्लाई किया, 6 महीने तक नहीं मिला, हमको फास्टिंग करना पड़ा, फिर भी कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद यहाँ से मंत्री भी, अपने सेक्रेटरी भी आए, लेकिन उसके बाद कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रहता है। न तो कोई जवाब देता है, न एम्बेसडर की ऑफिस जवाब देती है, न यहाँ की सरकार जवाब देती है, न कॉन्सुलेट जवाब देती है, न उनको बात करने की कोई चेष्टा करती है। उनको वही लोग, जब आपने बताया, वही लोगों से बात करती है जो उनके सहमत होते हैं। ये सवाल पूरे भारतीय लोगों का है, न गुजराती का है, न तेलुगु आदमी वाला है, न चेन्नई वाले का है, न पंजाब का है, सबके लिए है और ये सबको अफेक्ट करता है। आपको रमेश जी, एक और प्रतिक्रिया यहाँ पर फेसबुक पर आई है। ये प्रतिक्रिया शिकागो से है। नितिन नाम लिखा है। ये कहते हैं कि हमारा भारत सरकार की जो कॉन्सुलेट एम्बेसी शिकागो में है, उसके प्रति अनुभव है कि यहाँ पर भारतीय छोड़ के बाकी सब लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। सच बात है। हम भारतीय ओरिजिन होने के नाते हमको बहुत परेशानी होती है। वो फिलिपाइन ओरिजिन होगा, कैनेडियन ओरिजिन होगा, सिंगापुरियन ओरिजिन होगा, मैक्सिकन ओरिजिन होगा, उसको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हमको ही रखी और इसमें और आज हेडली तो पाकिस्तानी ओरिजिन का था। सच बात है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, उसको भी प्रॉब्लम नहीं आई। और हमने कभी आज तक एक भी इंडियन ओरिजिन ने ऐसी कोई बाबत में तकलीफ की हो बताए तो अच्छा है। एक भी तो उसके पर विश्वास रख के, हाँ, सिक्योरिटी के लिए उनको जो करना है वो करना ही चाहिए, उसमें तो हम कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। लेकिन ये परेशानी जो तकलीफ देते हैं, 6-6 महीने, बार-बार में लोग परेशान होते हैं, उसका क्या फायदा। और सरकार उसमें जब वहां बोलते हमने कायदे नहीं बनाए, ये तो वहीं दिल्ली से आए, दिल्ली वाले कोई जवाब नहीं देते। और दिल्ली वाले कभी सोचा भी नहीं कायदा लगाने से पहले कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्यों करते हैं, और हमारे साथ थोड़ी भी बात करते। भारतीय समाज के इतने लोग वहां हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बात करें। जो लोग उनको समर्थन करें उसके साथ बात करके क्या फायदा। बिल्कुल। SM कृष्णा, पिछले साल जब मैं वहां पर आया था और काफी शहरों में प्रवास करने के बाद लोगों की राय ली थी, उसके बाद लकीली मैं एयरपोर्ट पर जब आया तभी मुझे वहां पर SM कृष्णा जो हमारे विदेश मंत्री है वो मिल गए थे और मैंने वहीं पर उनको खड़े खड़े ही ये जो समस्या है इसके बारे में जानकारी दी थी। तो उन्होंने तो वहां पर ऐसे दिखाया जैसे वो कुछ इसमें से जानते ही नहीं है। उन्होंने तो मुझे कहा कि ये होम मिनिस्ट्री का मामला है। मैं जयश्री शर्मा जी को पूछना चाहूंगा कि ये सारा मामला केवल विदेश मंत्रालय का आता है या केवल होम मिनिस्ट्री का आता है, या जो मंत्री बोल रहे हो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो काफी हद तक सही कह रहे हैं। जो वीजा और इमिग्रेशन के से संबंधित जो मामले हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं और ये गृह मंत्रालय ने ही कंडीशंस लगाई हैं कि जो पासपोर्ट, ये रिवोकेशन का पुराना सर्टिफिकेट दे कि सरेंडर किया है अपना पासपोर्ट इत्यादि। परंतु जो भी है वो भारत सरकार के भाग है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि सुरक्षा के लिए जो जो भी आवश्यकता है और जो हमारे प्रवासी भाई आना चाहते हैं वो बिना रोक
के आ सके, इसमें समन्वय बनाना संभव है और ऐसे बिल्कुल प्रोसीजर्स तरीके निकाले जा सकते हैं जिससे कि सुरक्षा में भी कमी ना हो, वो भी पूरी हो। बिल्कुल, मतलब हम अगर एक लाइन में कारण कहे या एक शब्द में कारण कहे तो नीयत का प्रॉब्लम है, ऐसा कहेंगे? देखिए, नीति में स्पष्टता नहीं है और दुर्भाग्यवश गृह मंत्रालय वालों को विदेश में हमारे प्रवासियों की न समस्याओं की जानकारी है, वो तो विदेश मंत्रालय वाले जानकारी रखते हैं, वो जानकारी तो ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मिनिस्ट्री वाले भी नहीं रखते, बिल्कुल वो जानकारी विदेश मंत्रालय के लोग हैं और आने जाने का जो मामला नीति निर्धारण वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं भारत सरकार को एक समन्वय बनाना चाहिए कि किस प्रकार सुरक्षा में ढील दिए बिल्कुल, हम बिना। ये मुद्दे उपाय में जाकर देखेंगे। हम अभी एक कॉलर की बात सुनते हैं। काफी कॉलर आज आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, जी राजकुमार उत्तमराव मंगनाळे, नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मुझे अभी खेत से कहना पड़ रहा है सर कि आपका वीडियोकॉन डिटेल्स के ऊपर जो चैनल चल रहा था वो अभी बंद हो गया है। बिल्कुल, आज के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हाँ तो सर, मैं तो बोलता हूँ कि सरकार इसके बारे में उदासीन तो है ही है। वो अभी यूपीए के बारे में बोलना बोलते कुछ बात ही नहीं सर उसके बारे में, लेकिन जो प्रवासी भारतीय है तो उनके बारे में सरकार का उदासीनता है तो दिखाई दे रहा है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम एक और कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी राय भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर पवन अग्रवाल हरियाणा से फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, उसमें वो कह रहे हैं कि वायलर रवि की बात शर्मा जी ने की है। शर्मा जी, वायलर रवि विदेश मामले के मंत्री केवल गल्फ कंट्रीज के लिए है। ये भी एक वायलर रवि के ऊपर प्रतिक्रिया है। शर्मा जी, देखिए, दुर्भाग्यवश जो है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, परंतु एक ऐसा विचारधारा बनी है कि वायलर रवि जी के अंतर्गत मंत्रालय का अधिकतर ध्यान केवल खाड़ी के देशों पर ही केंद्रित है और क्योंकि उनके राज्य के लोग वहां पर ज्यादा हैं। दूसरे प्रवासी समुदायों पर उनका बहुत कम ध्यान है। उनकी प्राथमिकता में दूसरों का दर्जा बहुत नीचे है। वो केवल अपना 70-80% उनका ध्यान केवल जो है वो खाड़ी के देशों में उनके प्रदेश से जो लोग हैं उनकी ओर ही ध्यान केंद्रित है। ऐसा एक लोगों में विचारधारा, और उसका अवश्य कोई कारण होगा और मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि केंद्र सरकार, भारत सरकार को सब राज्यों के लोगों को समानता से देखना चाहिए और समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, सारे भारत माता के बेटे हैं, ये देखकर, ये सोचकर ही अपना अप्रोच रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। काफी प्रतिक्रिया भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आने लगी है, लेकिन हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है।